अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों ने इस यूनिट के पार्ट 1 को जो है उसको देख लिया होगा, तो उस पार्ट 1 में जो है हमने पर्पस ऑफ एपिडेमियोलॉजी तक इस यूनिट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि एपिडेमियोलॉजी को हम जो स्टडी करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि जो बीमारी किसी आबादी में फैली हुई है, किसी आबादी में पैदा हुई है और उसके जद में जो है पूरी आबादी आई हुई है, पूरी पॉपुलेशन जो है वो आई हुई है, तो अब हम कैसे उस पॉपुलेशन को उस बीमारी से जो है उससे बचाएंगे, उस बीमारी से निकालेंगे और उनको दोबारा जो है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाएंगे। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को हमने बीमारी से बाहर निकाला हुआ है उन लोगों को हम कैसे जो है बचा सकते हैं दोबारा बीमार होने से। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करते हैं। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में जो है एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी से। एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती है और दूसरा हमारे साथ एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी होती है। जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती है तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं कि कौन सी बीमारी हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी जो स्प्रेडिंग है वो कहाँ तक जो है वो बीमारी फैल चुकी है, कौन से इलाके में वो बीमारी जो है उसकी शुरुआत हुई थी, किस बंदे को सबसे पहले उसने इफ़ेक्ट किया था और किस वक्त इफ़ेक्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में डिटेल के साथ क्या करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए। इसके अलावा एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी के बारे में मैंने आप दोस्तों को ये बताया था कि एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम ख़ास तौर पर हम उस बीमारी के जो काजेज़ है उसको स्टडी करते हैं और कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है पॉपुलेशन के जो दूसरे लोग हैं, इंडिविजुअल है, उनको ख़तरा है उस बीमारी के होने के। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एनालिटिक्स एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, एग्जामिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन। मतलब एक पॉपुलेशन में जो बीमारी काज हुई है, जो बीमारी पैदा हुई है, तो उस बीमारी को हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, मालूम करते हैं कि ये बीमारी जो पैदा हुई है ये कौन सी बीमारी है, एंड ऑब्जर्विंग द बेसिक फीचर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, और इसी तरह से अब जो बीमारी एक आबादी में फैल चुकी है तो इस बीमारी के जो बेसिक फीचर्स है, जो करेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, किस टाइम हुई थी और किस बंदे को सबसे पहले इसने इफ़ेक्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, टाइपिकल स्टडी इसकी जो डिज़ाइन है वो हम किस तरह से करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सर्वे के ज़रिए हम इस डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को मुकम्मल करते हैं। अप्रोक्सीमेट सिनोनिम्स, क्रॉस सेक्शन स्टडी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम इसमें करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर एनालिटिक्स एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ डिजीज to a putative cause by conducting an epidemiologic study that relates to the exposure of interest to the disease of interest। ठीक है, एनालिटिक्स एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस को उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मतलब एक बीमारी पॉपुलेशन में काज हुई है तो उस बीमारी से रिलेटेड जो है डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिस्ट के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, उनके डिफरेंट जो है आइडियाज़ होते हैं। उन आइडियाज़ पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और
एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम फिर उस बीमारी की जो रूट काज होती है, जिसकी वजह से वो बीमारी काज हुई होती है, पैदा हुई होती है, ठीक है, तो उन काजेज़ को हम मालूम करने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ हम एनालिटिक्स एपिडेमियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो टाइपिकल स्टडी डिज़ाइन की होती है तो वो हमारे साथ कोहॉर्ट होती है, केस कंट्रोल होती है। कोहॉर्ट से मुराद डिजीज़ से रिलेटेड स्टडी हम करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इज़ एंटीसीडेंट टू एनालिटिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जो है ये एनालिटिक्स एपिडेमियोलॉजी से पहले आई हुई थी, मतलब सबसे पहले जो था वो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया था और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के मेथड्स को उन्होंने जो है उसकी शुरुआत की थी। इस डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के बाद फिर एनालिटिक्स एपिडेमियोलॉजी की शुरुआत हुई, ठीक है। Analytic epidemiology study required information to know where to look. Analytic epidemiology जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम मंदरजेल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं और वो मंदरजेल इंफॉर्मेशन हमारे साथ दिया गया है। मतलब एनालिटिक्स एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। नो व्हाट टू कंट्रोल फॉर, और अब इस बीमारी को किस चीज़ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेवलप वाइबल हाइपोथेसिस, और इसके लिए जितने भी हाइपोथेसिस डेवलप्ड होते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकली फिर अप्लाई करते हैं और इस बीमारी को मज़ीद स्प्रेड होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। 3 essential characteristics of disease that we look for in descriptive study. अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम डिजीज़ से रिलेटेड जो 3 बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो वो 3 बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स, एक हमारे साथ पर्सन है, एक हमारे साथ प्लेस है और एक हमारे साथ टाइम है। पर्सन के बारे में मैंने आपको कहा कि पर्सन की जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में तो इससे मुराद ये है कि हम उस बंदे के बारे में पूरी हिस्ट्री को क्या करते हैं, उसको हम नोट डाउन करते हैं। मतलब जो बंदा जो है बीमारी की वजह से क्या हुआ है, शिकार हुआ है बीमारी का, ठीक है, तो उसकी एज क्या है, किस जेंडर का बंदा है, मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसकी एथनिसिटी की बात करते हैं, मतलब किस नस्ल का बंदा है वो, उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को देखते हैं कि आया ये बीमारी उसको पहले से पैदाइशी तौर पर तो मौजूद नहीं थी, ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसके साथ साथ कंकरेंट डिजीज़ को देखते हैं, मतलब जो बीमारी उसको इस टाइम करंट सिचुएशन में काज हुई है तो इस बीमारी के साथ कोई और बीमारियां तो मौजूद नहीं है इस बंदे में। इसके साथ साथ हम उस पेशेंट के डाइट को देखते हैं कि इसकी जो खुराक है वो कैसी है, एक्सरसाइज करता है या नहीं, स्मोकिंग करता है या नहीं। इसके अलावा ऐसे बिहेवियर जिसकी वजह से वो जो है उस बीमारी के जद में आने के उसको चांसेस होते हैं, मतलब उसको ख़तरा होता है उसके बिहेवियर की वजह से, उसको हम चेक करते हैं। इसके अलावा SES स्टैंड फॉर सोशियो इकनॉमिक स्टेटस, उसकी हम सोशियो इकनॉमिक स्टेटस को देखते हैं कि आया वो सोशली और इकनॉमिकली अच्छा है या नहीं। अगर सोशली इकनॉमिकली वो अच्छा होगा तो फिर बहुत मुश्किल से उसको जो है बीमारी काज होगी, क्योंकि सोशली और इकनॉमिकली अगर कोई बंदा अच्छा होगा तो ज़ाहिरी बात है वो फिर अपने लिए हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी उसको मुकम्मल करेगा, अपने सेहत का ख्याल रखेगा, इसके साथ साथ अच्छी जगह पर वो रहन सहन करेगा। इसके अलावा एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें हम पर्सन में देखते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर प्लेस की हम बात करें तो प्लेस में हम जियोग्राफिक प्लेस को देखते हैं, प्रेजेंस और एजेंट्स और वेक्टर, ठीक है, मतलब एजेंट और वेक्टर की मौजूदगी को हम देखते हैं कि आया जिस जगह पर ये बंदा रह रहा है वहाँ पर कोई एजेंट या वेक्टर तो मौजूद नहीं है। एजेंट से मुराद वो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से वो बीमारी काज हुई है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ उस एरिया की जिस जगह पर वो पेशेंट रह रहा है उस एरिया की आबो हवा को हम चेक करते हैं कि वहाँ की जो आबो हवा है वो कैसी है, फ्रेश है या बीमारियों से भरी हुई है। पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं कि जिस जगह पर ये पेशेंट रहता है वहाँ पर लोग जो है वो क्राउडेड फार्म में है या जो है कम, उनकी जो तादाद है वो कम है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है या नहीं। न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस को देखते हैं कि लोग जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है वो कॉन्शियस है या नहीं, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं या नहीं, ठीक है। और मेडिकल प्रैक्टिसेस की जो
बात है उसको हम देखते हैं कि लोग जो है अपने ट्रीटमेंट के लिए कॉन्शियस है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम प्लेस में देखते हैं। टाइम की अगर बात करें तो टाइम सेंस एंड इवेंट आकड़, मतलब जिस टाइम से जो है ये बीमारी की शुरुआत हुई है, बीमारी या जो है ये शुरू हुई है, तो उसको हम नोट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिजियोलॉजिक साइकिल को देखते हैं, एज को देखते हैं, टाइम सेंस बर्थ, ठीक है, मतलब इस बीमारी की जब से शुरुआत हुई है, जब से इसकी पैदाइश हुई है उसको देखते हैं। इसके साथ साथ सीजनलिटी को देखते हैं, मतलब जो बीमारी काज हुई है ये तो सीज़न से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ टेम्पोरल ट्रेंड्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, टाइम में देखते हैं। और टाइम हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आती है। यह डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की तीसरी कंपोनेंट है, ठीक है। पहला कंपोनेंट हमारे साथ पर्सन है, दूसरा हमारे साथ प्लेस है और तीसरा हमारे साथ टाइम है। एग्जाम्पल, You have been asked to investigate an event in which 2,220 people were exposed and 1,520 of them died. आपको जो है एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है कि एक इवेंट जो है वो हुआ है जिसमें 2,220 लोग जो है वो एक्सपोज हुए थे उस इवेंट को, जिसमें से 1,520 लोग जो है उनकी डेथ हो गई। योर रोल एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट इज़ टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पर्सन, प्लेस एंड टाइम। अब आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा कि आप उन लोगों के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, उनके बारे में डेटा आपने कलेक्ट करना है, जिस जगह पर ये इवेंट हुआ है और जिस टाइम ये हुआ था। इन सब चीज़ों को आपने जो है अपने साथ नोट डाउन करना है। हाउ डू वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सर्वे करना होगा, ठीक है। वो लोग जो कि इस बीमारी से बचे हुए हैं, ठीक है, उनसे हमने क्वेश्चन करने होंगे, या उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे हमने क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। या उनसे के आसपास जो लोग रहते थे जो कि इस बीमारी से बचकर सर्वाइव कर चुके हैं, तो उनसे हम क्वेश्चन करेंगे और अपनी सर्वे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। विद क्वेश्चन यू लर्न दैट, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने से हम मंदरजैल चीज़ों को सीखेंगे। पर्सन, जब हम पर्सन में क्वेश्चन करेंगे मतलब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि मर्द है या औरत है, ठीक है, बच्चे हैं या कौन है। बच्चे वर ऑल एक्सपोज एट रिस्क, मतलब जितने लोग एक्सपोज हुए हैं रिस्क को, बीमारी को एक्सपोज हुए हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि मर्द है या औरत है या बच्चे हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु डाइड वर वेल्दी एंड यंग मैन बिटवीन 18 to 50 ईयर्स, और इसमें जो मेजॉरिटी लोगों की जो अमवात हुई थी तो उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, वेल्दी थे, मतलब इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा था, और यंग थे, मतलब उनकी जो एज थी वो 18 से लेकर 50 ईयर तक था, ठीक है। जब उनको हम कंपेयर करते हैं सर्वाइवर्स के साथ, जो कि उस बीमारी के माहौल में वो सर्वाइव कर गए थे, मतलब वो ज़िंदा बच गए थे, उनके साथ हम उनकी कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। प्लेस में हम किस तरह, प्लेस के हवाले से हम किस तरह के क्वेश्चन करेंगे और क्या ऑब्जर्व करेंगे। ऑल दोज एक्सपोज विद इन वन ब्लॉक ऑफ वन अनदर द क्लाइमेट वाज कोल्ड, अब वो लोग जो कि एक ही ब्लॉक में मौजूद थे, एक ही ब्लॉक में रह रहे थे, जो कि एक्सपोज हुए थे बीमारी को, तो उनके लिए जो आबो हवा थी, जो क्लाइमेट था, मतलब जो मौसम था, वो क्या था, वो कोल्ड था, मतलब ठंडा था। टाइम की अगर हम बात करें, मिड अप्रैल, मतलब अप्रैल का दरमियाना था, मतलब मिड अप्रैल था, ठीक है, हाफ अप्रैल हो चुका था। पीपल डाइड विद इन आवर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एक्सपोजर, मतलब जो लोग एक्सपोज हुए थे एजेंट्स को, तो उसकी वजह से लोगों की जो अमवात थी वो घंटे के अंदर अंदर हो रही थी, ठीक है, घंटों के अंदर अंदर हो रही थी। एपिडेमियोलॉजिक एक्टिविटी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, पर्सन, प्लेस एंड टाइम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, सीजनल पैटर्न्स को देखते हैं, और डिजीज़ पैटर्न की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि किस शिद्दत के साथ बीमारी जो है वो लोगों को लग रही है, और
आबादी में जो है वो फैल रही है, ठीक है। यूज़फुल फॉर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के फ़ायदे क्या है? एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इसके ज़रिए हमें रिसोर्सेज का पता चल जाता है कि इस बीमारी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसके ज़रिए प्लानिंग प्रोग्राम्स को जो है प्लान कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स को हम पूरे प्लान के साथ उसको तैयार कर सकते हैं और हाइपोथेसिस डेवलपमेंट हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं? बिल्ड अराउंड द एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, दो आइटम के दरमियान हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप ताल्लुक़ होता है उसको हम क्या करते हैं? देखते हैं। इसमें हम एक्सपोजर को देखते हैं और इफ़ेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। किस चीज़ को एक्सपोज हुआ है, जिस चीज़ को वो एक्सपोज हुआ है उसकी वजह से क्या वो बीमार हुआ है या नहीं, इसको हम देखते हैं। लुकिंग फॉर डिटर्मिनेंट्स और पॉसिबल काजेज ऑफ डिजीज़, फैक्टर्स को हम देखते हैं, ठीक है, और काजेज़ को हम देखते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी जो है पैदा हुई है। इसकी फ़ायदे क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब जो आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए। द बेसिक ट्राइड ऑफ एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, अब एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी की हमारे साथ एक बेसिक ट्राइड मॉडल है, ठीक है, जिसमें तीन बेसिक एजेंट को जो है तीन बेसिक फैक्टर को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, जो कि बहुत मेन रोल प्ले करता है डिजीज़ को काज करने में। तो द थ्री फिनोमिना असेस्ड इन एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी आर, सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ होस्ट आता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारे साथ एजेंट आते हैं और तीसरे नंबर पर हमारे साथ इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में ये एजेंट और होस्ट दोनों पाए जाते हैं, दोनों रहते हैं, ठीक है। अब इन एजेंट और होस्ट का जब एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में डिजीज़ काज होता है। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट्स को डिफाइन करते हैं। एजेंट इज़ एन ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस द प्रेजेंस और लेक ऑफ विच में इनिशिएट डिजीज़ प्रोसेस। एजेंट ये हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होता है या कोई सब्सटेंस होता है जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से जो बीमारी का प्रोसेस होता है, बीमारी का अमल होता है, वो शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एजेंट्स, ठीक है। एजेंट्स में भी लिविंग और नॉन लिविंग। एजेंट्स जो है ये हमारे साथ जिंदा भी हो सकते हैं और मुर्दे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ पॉइजन्स आ सकता है, ठीक है, जहर हो गया, एलर्जेंस आ सकते हैं, रेडिएशन जो है ये आ सकता है, ठीक है। एजेंट्स में फिजिकल ट्रामा आ सकता है, लाइक एक्सीडेंट वगैरह कोई हो जाए, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं और इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर होस्ट फैक्टर की हम बात करें तो द होस्ट इज़ द ह्यूमन हिमसेल्फ एंड हिज करेक्टरिस्टिक्स। होस्ट जो है ये ह्यूमन खुद होता है और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होस्ट में आते हैं। होस्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? जेनेटिक्स है, ठीक है, जीन्स से रिलेटेड अगर जीन में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए एजेंट्स की वजह से, ठीक है, तो उस वजह से होस्ट क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इम्यूनोलॉजिक स्टेट को हम देखते हैं। इसके अलावा एज जो है हम देखते हैं होस्ट की। पर्सनल बिहेवियर हम चेक करते हैं होस्ट की, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमारे साथ क्या आता है? इन्वायरमेंट एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द एजेंट ऑफ डिजीज़। इन्वायरमेंट जो है एज अ रिजर्वायर काम करता है जिसमें एजेंट जो है वो क्या करता है? वो रहता है, ठीक है। इसमें हमारे साथ क्राउडिंग एरियाज आती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर आता है इन्वायरमेंट में, मूड ऑफ कम्युनिकेशन आता है, फिनोमिना इन द इन्वायरमेंट दैट ब्रिंग होस्ट एंड एजेंट टुगेदर। मूड ऑफ कम्युनिकेशन ये हमारे साथ इन्वायरमेंट का वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके दौरान होस्ट और एजेंट दोनों क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, आमना सामना होता है इनका। इसमें हमारे साथ वेक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। मूड ऑफ कम्युनिकेशन में वेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसफ़र करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ व्हीकल आता है और रिजर्वायर आता है जिसमें एजेंट जो है वो पाए जाते हैं या रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हमारे साथ बहुत सारे अक़साम हैं जो मेजर है। उसमें हमारे साथ एक फ़िज़िकल है, एक बायोलॉजिकल है और एक सोशल है। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट इज़ द स्पेस अराउंड मेन कंटेनिंग गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड।
फिज़िकल इन्वायरमेंट ये हमारे साथ वो जगह है जो कि ह्यूमन की बीइंग या मैन के इर्द गिर्द, यानी हम मेरे और आपके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है इसको फिज़िकल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें गैसेस भी पाए जाते हैं, लिक्विड भी पाए जाते हैं और सॉलिड्स भी पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ऑल लिविंग थिंग्स दैट सराउंड मैन बोथ एनिमल एंड प्लांट। अब वो तमाम जानदार चीज़ें जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, चाहे उसमें एनिमल्स आते हो या प्लांट्स हो, ठीक है, तो इसको हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर सोशल इन्वायरमेंट्स को हम डिस्कस करें तो इट इंक्लूड द कस्टम, हैबिट, कल्चर, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। सोशल इन्वायरमेंट में हमारा जो माशरती तर्ज अमल होता है, मतलब कस्टम से मुराद कानून हो गए, ठीक है, हैबिट से मुराद जो आदात है, कल्चर से मुराद जो सकाफ़त है, हमारी जो तालीम है, और लिविंग स्टैंडर्ड है मतलब ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, जो अमल है, तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशल इन्वायरमेंट में आती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी यूनिट नंबर 1 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल फ्रीली जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आंसर आपको टाइम पर मिलेगा। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो है मेरा नया चैनल है नर्सिंग विद अब्दुल्ला के नाम से। इससे पहले जो चैनल था मेरा नर्सिंग विद अब्दुल्ला के नाम से, वो जो है किसी ने उसको हैक कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने फिर उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स जो है मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर होगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके फील्ड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप सब दोस्तों की बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इसमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।